हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सड़कों के बीच में आने वाले खंभों को हटाने के पक्ष में हूं और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इन खंभों को हटाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि पूरे हरियाणा का एक सर्वे करवाया जाए कि कितने खंभे अब सड़कों के बीच में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजट अनुसार इन सभी खंभों को हटाया जाएगा। श्रीमान जी, बिजली के खंभे शुरू से सुरक्षित स्थानों पर लगाए जाते हैं। हालांकि सड़क चौड़ीकरण या भूमि सीमांकन के कारण कुछ खंभे समय के साथ असुरक्षित हो सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में 205 असुरक्षित खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। ख का जवाब है हाँ श्रीमान। और ग में सेल परिपत्र D13/2024 दिनांक 31/5/2024 के अनुसार खंभे स्थानांतरण के खर्च को पंचायत कर के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा या विकास एवं पंचायत विभाग के एक अलग बजट द्वारा कवर किया जाएगा। आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। रोज़ाना विकास होता है, रोज़ाना नई नई बस्तियां बसती हैं, रोज़ाना सड़कें चौड़ा होती हैं। और इस कारण से जब ओरिजिनली तारे हम बिछाते हैं या खंभे लगाते हैं तो उस वक़्त हम देखकर लगाते हैं कि सड़क के बीच में ना लगाएं। लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के कारण बहुत सारे खंभे उसके बीच में आ जाते हैं। इसका प्रावधान किया हुआ है हमने कि जो बिजली का गांव से हम बिजली कर के रूप में लेते हैं या शहरों से लेते हैं, वो उस पैसे में से पंचायतें या नगर पालिकाएँ खंभे शिफ्ट करवा सकती हैं, क्योंकि मौजूदा प्रावधान के तहत जो खंभे या तारे शिफ्ट करने का खर्चा पंचायतों को या नगर पालिकाओं या नगर निगमों को ही देना होता है। मैंने हिदायत दी है कि ये पैसे हर 6 महीने के बाद हर पंचायत समिति के खाते में या हर नगर पालिका के खाते में जमा करा दिए जाएं और उस पैसे से ये खंभे शिफ्ट करवाए जा सकते हैं। मैंने वैसे भी डिपार्टमेंट को कहा है कि सारे हरियाणा का एक सर्वे करवाया जाए कि कितने खंभे आज सड़कों के बीच में आ गए। सर, सड़कें चलने के लिए होती हैं। सड़कों में कोई भी अवरुद्ध अगर है किसी भी प्रकार का है, चाहे कोई पेड़ आ गया, चाहे कोई खंभा आ गया, ठीक है, उनको बर्दाश्त उनको सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम एस्टीमेट बना रहे हैं और कितना इसमें खर्चा आएगा और क्या हम सरकार के खर्चे से कर सकते हैं। फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए इतना पैसा है, जितना पैसा देंगे एक मुश्त देंगे तो एक मुश्त हटा देंगे। अगर फेज मैनर में मिलेगा तो सर मैं हटाने के पक्ष में हूँ। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम हटाएंगे। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि काम करना हमारा धर्म है, इसलिए किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाज़त किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बादली में चालान को लेकर भ्रष्टाचार की बात है तो इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवरसाइज गाड़ियों के चालान कहीं भी किए जा सकते हैं और मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जितने चालान किए जा सकते हैं चालान किए जाएं। हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी और कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरे पास चालान का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कितने चालान अभी तक किए हैं, परंतु हम ये चालान करते रहेंगे। एंड ओवरसाइज गाड़ियों के चालान हम कहीं भी कर सकते हैं और मैंने विभाग को कहा है, हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं मैंने उनको कहा है कि इनके जहां जितने चालान कर सकते हैं करें। मेरे पास अब आंकड़ा नहीं है, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि कितने चालान हमने अभी तक किए हैं और हम करते रहेंगे। जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा, क्योंकि काम करना हमारा धर्म है।
लेकिन किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी हालत में नहीं दे सकती है सरकार। इसके साथ ही मंत्री अनिल विज ने कहा कि झज्जर शहर के बीच में स्थित पुराने बस स्टैंड की भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा झज्जर के वर्तमान बस स्टैंड का रखरखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है और ये पूर्ण रूप से संचालित है। इसके अलावा हमारी सरकार बस अड्डों पर खाद्य पदार्थों के सामान के लिए भी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं परिवहन विभाग को परी का बहन विभाग बनाना चाहता हूँ। श्रीमान जी, बस स्टैंड झज्जर के नए भवन का निर्माण वर्ष 2016 में किया गया था। बस स्टैंड पर कहीं भी जल भराव और गंदगी के ढेर नहीं हैं। बस स्टैंड पर वाटर कूलर और आरओ भी लगाए गए हैं और यात्रियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। शौचालयों की सफाई नियमित रूप से की जाती है। बस स्टैंड पर सभी यात्री सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं। शहर के बीच में स्थित पुराने बस अड्डे की भूमि का उपयोग अन्य कार्य के लिए किया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहन जी ने एक फ़ोटो दिखाई है, एक फ़ोटो मैं भी लेकर आया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी थी कल, उसने फ़ोटो बना कर भेजी है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी मैं सभी बस अड्डों पर, ना केवल झज्जर के बस अड्डे, मैं सर खुद भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का जब मुझे विभाग दिया गया, पहले दिन ही मैंने बस में भी सफ़र किया और मैंने कई बस अड्डे भी जाकर देखे। उसके अलावा भी मैं कई बस अड्डों पर गया हूं और मैं जाता रहूँगा। हम बस अड्डों पर सब सुविधाएं मिले, स्टाफ को भी मिले, यात्रियों को भी मिले, वहाँ पर साफ सफाई हो, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह हम साफ सफाई करना चाहते हैं। मैंने विभाग को कहा है कि साफ सफाई करने के लिए सब स्थानों पर वैक्यूम मशीनें इस्तेमाल की जाएं, जिससे उनकी साफ सफाई की जा सके। सर, खाने पीने के सामान के लिए भी हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और हमने एक प्रपोजल बनाकर भेजी है कि अगर टूरिज्म विभाग, अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कि अगर चाहे तो हम वहाँ पर जो गंदा मंदा सामान बिकता है, मैं यात्रियों को नहीं खिलाना चाहता सर। बड़ी लंबी दूर की बसें चल रही हैं, मैं डुप्लीकेट पेयजल नहीं पिलाना चाहता सर। मैं चाहता हूं कि वहां पर ठीक पेयजल मिले, स्टाफ को ठीक खाना मिले, स्टाफ के रहने की व्यंजन। मुझे लेट मी स्पीक, आपको मुकम, आप जो पहले बहुत बोल चुके मैडम, अब पहले बहुत बोल चुके कि यात्रियों को भी और स्टाफ को भी अच्छा खाना मिले। अगर किसी कारण से टूरिज्म के साथ ना हो सका तो मैंने ये भी कहा है कि जैसे रेल डिपार्टमेंट सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को कॉर्पोरेशन बना के अच्छा खाना मुहैया कराता है, उसका अध्ययन किया जाए और पॉसिबल हो तो हम भी ऐसा बनाएं ताकि लोगों को अच्छा खाना मिले, टॉयलेट भी अच्छी तरह साफ हो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं परिवहन विभाग को परिवहन विभाग बनाना चाहता हूँ, मैं परिवहन को परी की बहन बनाना चाहता हूँ। सर, जो पुरानी जगह है, जो पुराना बस अड्डा है, अब बहन जी ने कहा सब्जी मंडी बना दें, ये करते, वो काम तो हम करते नहीं है। लेकिन कोई भी विभाग, अगर एक मिनट लेट मी कंक्लूड, अगर कोई भी विभाग उसमें कोई भी चीज बनाना चाहेगा तो हम उसके लिए एनओसी देते हैं। वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि नलवा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1855 ढाणियां हैं, जिनमें से 1806 ढाणियां पहले से ही विद्युतकृत है। शेष ढाणियों को सेल्स परिपत्र संख्या D37/2023 दिनांक 9 नवंबर 2023 के अनुसार विद्युतकृत किया जाएगा। ढाणी की परिभाषा बताते हुए विजय ने कहा कि 10 या इससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाला एक समूह जो समूह के भीतर स्थित किसी भी संदर्भ में बिंदु से 300 मीटर की रेडियल दूरी के भीतर आता है। संरचना में बाथरूम, रसोई आदि के साथ एक नियमित आवासीय इकाई होनी चाहिए और नलकूप के लिए एक भी कमरा या स्टोर या कोठा नहीं होना चाहिए। कै और खा का उत्तर है नलवा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1855 ढानियाँ हैं, जिनमें से 1806 ढानियाँ पहले से ही विद्युत कृत हैं। शेष ढानियों को सेल्स परिपत्र संख्या D37/2023 दिनांक 9/11/23 के अनुसार विद्युतीकरण किया जाएगा।
आदरणीय सदस्य ने ढानियों की परिभाषा पूछी है। मैंने पहले भी इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था। मैं दोबारा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 10 या इससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाला एक समूह, जो समूह के भीतर स्थित किसी भी संदर्भ बिंदु से 300 मीटर के रेडियल दूरी के भीतर आता है, संरचना में बाथरूम, रसोई आदि के साथ एक नियमित आवासीय इकाई होनी चाहिए और नलकूप के लिए एक भी कमरा या स्टोर उसमें नहीं होना चाहिए। ये तो सर ढानियों की परिभाषा है और ये ठीक है, हम मानते हैं कि ढानियाँ बढ़ती जा रही हैं। गांव के अंदर जो परिवार रहते थे वो परिवार की संख्या बढ़ जाने के कारण या किसी अनबन के कारण, किसी झगड़े के कारण परिवारों के परिवार गांव से बाहर निकलकर अपने खेत में मकान बनाकर रह रहे हैं। वो जरूर उनको सुविधाएं मिले, इसके लिए हम प्रयत्न और प्रयास करते रहते हैं। उसके बारे में जो सरकार की नीति है मैं बताना चाहता हूं कि गांव की फिरनी के 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा 1 किलोमीटर की सीमा से बढ़ाकर जिसको किया गया है 3 किलोमीटर तक के 13 ढानियों के कनेक्शनों को पीएटी सुविधा वाले निकटतम एपी फीडर से पीएटी स्थापित करके या आरडीएस फीडर निकटतम बिंदु के अनुसार पूर्ति से बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव की फिरनी से 300 मीटर जो मौजूदा 150 मीटर था उसको बढ़ाकर 300 मीटर कर दिया गया है तक सेवा कनेक्शन शुल्क आवेदन से वसूल किया जाएगा। सेवा कनेक्शन जो शुल्क है वही लिया जाएगा। बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी। जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक है वहां वितरण प्रणाली का विस्तार लाइसेंस धारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर के साथ एचटी या एलटी लाइन भी शामिल होगी और इसके लिए कनेक्शन जारी करने के लिए 300 मीटर से अधिक की वास्तविक लागत की गणना भी मानक लागत डाटा बुक के अनुसार की जाएगी और वसूलने वाली राशि निम्नलिखित होगी। एलटीएचटी लाइन में 50% शॉर्ट में रखें, शॉर्ट राज्य नहीं होगा ना जी। उनका प्रश्न है कि क्या वो किसी और तरीके से भी किया जा सकता है? एक लाइन और बतानी है, यही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। बाकी सवाल बहुत रह रहे हैं। वो ये आज सारे पूरे के पूरे होंगे ना। एक ना 197 तो आगे आपने इस बार रिकॉर्ड बनाया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि 20 के 20 क्वेश्चन कई दिन ये हुए, ऐसा पहले रिकॉर्ड शायद नहीं होगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एलटीएचटी लाइन की 50% लागत उपभोक्ताओं के समूह द्वारा वहन की जाएगी और शेष 50% निगम द्वारा वहन की जाएगी। ट्रांसफार्मर की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी। जी।